हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न ऑफ टेक्नो ऑनलाइन कोचिंग। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट लेसन चल रहा है, जिसमें आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं तो कुछ आज कर लेते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे इसको, ठीक है। अगर आप इनके पीछे के लेसन देखना चाहते हैं तो चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे इससे पहले का वीडियो को आप देख सकते हैं। याद रखिए, हर शाम 8 बजे आपको मिले एक नया वीडियो हमारे चैनल पर। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर जितने भी वीडियो अवेलेबल हैं उनका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। साथ ही आप इंस्टा और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा और टेलीग्राम के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्या दिया हुआ इसमें? गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है? तो गतिविधियों के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो किस रूप में उत्पत्ति करता है? अभिलेख के रूप में, प्रकार के रूप में, उत्पाद के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हमें 3 टाइप है वो दिए हुए हैं कि किस टाइप में वो उत्पत्ति करता है। अभिलेख के रूप में, प्रकार के रूप में, उत्पाद के रूप में, या फिर किसी के भी रूप में नहीं। तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए। पीछे के लेसन अगर आपने देखे हैं तो इसका सही आंसर आप दे पाएंगे। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो अभिलेख के रूप में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विचारों की अभिव्यक्ति किस रूप में ली जा सकती है? किस रूप में ली जा सकती है? मौखिक रूप में, लिखित रूप में, सांकेतिक रूप में, या फिर ये सभी। तो किन रूपों में ली जा सकती है? तो मौखिक भी ले सकते हैं, लिखित भी और सांकेतिक भी। तो इसका आंसर क्या हमारा डी आंसर इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं के अतिरिक्त एक ड्राफ्टमैन के लिए इसमें से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? यानी कि जो रेखाओं के अतिरिक्त है वो और किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का, ड्राइंग बोर्ड का, पेंसिल प्रकारों का, या फिर ये सभी, यानी कि इन सब का। तो क्या एक ड्राफ्ट्समैन को इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, ड्राइंग बोर्ड का भी, और पेंसिल के टाइप का भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक बेटल है। अब बेटल का उद्देश्य क्या होता है? अब ड्राइंग बोर्ड में क्या है, पट्टियां भी होती है, पट्टियों को क्या है, बेटल के द्वारा जोड़ा जाता है। तो बेटल का उद्देश्य है वो क्या है? पट्टियों को लगाना, अशुद्धता से बचाव करना, पट्टियों को सपोर्ट देना, या फिर टेबल पर लगाना। तो बेटन का क्या प्रयोग होता है? बेटन का उद्देश्य होता है पट्टियों को सपोर्ट देना, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है? सी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। इसमें दिया हुआ है D0 नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप क्या है? अब D0 ड्राइंग बोर्ड की नाप क्या है? इसमें से ड्राइंग बोर्ड के आपको साइज दिए थे, D0 से लेकर D4 तक आपको क्या अलग अलग साइज दिए हुए थे। तो वो साइज आप याद कर लीजिए। इसके साथ ही जो ड्राइंग शीट के जो साइज होते हैं A0 से A5 तक जो साइज होते हैं उनको भी आप क्या है याद कर लीजिए, ठीक है। ये डियर फ्रेंड, इनमें से आपको 2 से 4 क्वेश्चन है वो आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसमें साइज दिया हुआ है। फर्स्ट में है 210 गुणा 297 गुणा 2 मिलीमीटर, 500 गुणा 350 गुणा 15 मिलीमीटर, 1000 गुणा 700 गुणा 25 मिलीमीटर, या फिर 1500 गुणा 1000 गुणा 25 मिलीमीटर। तो D0 ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होगा? तो D0 ड्राइंग बोर्ड है वो हमारा सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड है
और सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है हमारा 1500 इंटू 1000 इंटू 25 मिलीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है एबनी एज में प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो एबनी है वो किस चीज़ के बना होता है? एबनी एज एबनी का किनारा नरम लकड़ी का, कठोर लकड़ी का, रबड़ स्ट्रिप का या फिर सेलुलॉइड का। तो एबनी एज है वो किसका बना होता है? तो एबनी एज है वो कठोर लकड़ी का बना होता है ताकि वो साइडों से घिस ना सके। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 7 नंबर। 7 नंबर में दिया हुआ है स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को IS 1444/1989 द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या रखा गया है? अब D2 का साइज पूछ लिया, यहाँ पर क्या पूछा था हमें? D0 का साइज पूछा था। तो अब D2 का साइज क्या है? 1500 इंटू 1000 इंटू 25 है, 1000 इंटू 700 इंटू 25 है, या फिर 700 इंटू 500 इंटू 15 है, 500 इंटू 250 इंटू 15 है। तो इसमें से कौन सा साइज है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो D2 का जो हमारा साइज रहेगा वो रहेगा 700 इंटू 500 इंटू 15 मिलीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर में दिया हुआ है टी स्क्वायर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती है? अब टी स्क्वायर से ऊर्ध्वाधर और समांतर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, गड्डी लाइन, सेक्शन लाइन या फिर संरचनात्मक लाइन। तो किस प्रकार की लाइनें हम खींच सकते हैं टी स्क्वायर के द्वारा? तो टी स्क्वायर के द्वारा क्या हम हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी दोनों टाइप की लाइनें वो खींच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 9 नंबर। 9 नंबर में ये क्या बोल रहे हैं? 9 नंबर में है चित्र में प्रदर्शित टी स्क्वायर के भाग ए का नाम बताएं। अब ए भाग कौन सा है? ये वाला भाग है, ये ए वाला भाग दे रखा है, तो इसका नाम पूछा हुआ है। तो इसमें है कार्यकारी एज, स्टोक, ब्लेड और हेड। तो ए वाले भाग का नाम क्या हो जाएगा? तो ये है हमारा ब्लेड। अब इसमें स्टोक कौन सा है? तो अगर स्टोक पूछ लिया जाए तो ये वाला भाग होता है वो स्टोक होता है। ठीक है, ये वाला भाग है ये हमारा स्टोक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। ड्राइंग शीट की इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा डिजाइनिंग किया जाता है। 1 वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल की कौन सी ड्राइंग शीट डिजाइन की गई है? अब 1 वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल की ड्राइंग शीट है वो कौन सी है? A3 साइज की है, A2 साइज की है, A1 साइज की है या फिर A0 साइज की है? तो कौन सी ड्राइंग शीट है वो 1 वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल की है? तो डियर फ्रेंड हमें पता है कि 1 वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल की जो ड्राइंग शीट होती है वो A0 साइज की होती है, जो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, सॉरी, A0 साइज की होती है जो सबसे बड़ी होती है, A4 साइज की होती है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए चित्र में एक सेट स्क्वायर प्रदर्शित किया गया है, उस सेट स्क्वायर के कोण ए का मान होगा। कोण ए का मान पूछा गया है, इस कोण का मान। अब इस कोण का मान निकालने के लिए हमें क्या है, बाकी कोणों का मान इसने दे रखा है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करके और 180 में से घटा देंगे, तो क्या इस कोण का मान निकल जाएगा हमारा। तो अब इसको 90 और 30 को ऐड कर लेते हैं। 90 और 30 120 डिग्री हो गया। 180 में से 120 डिग्री हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो हमारा कितना बच जाएगा? 60 डिग्री। और इस कोण का मान कितना आ जाएगा हमारा? 60 डिग्री आ जाएगा। वैसे भी सेट स्क्वायर होता है 1 30 60 90 होता है, 30 60 और 90 वाला, और एक होता है 45 45 90 वाला, हमने पढ़ा था ये। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है निम्न 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर में कोण ए का मान। अब इसमें कोण ए का मान पूछा। अब कोण ए कहाँ दे रखा है? इसमें यहाँ पे दे रखा है, ये कोण ए। तो अब इस कोण का मान ज्ञात करना है। अब हमें क्या पता है कि सरल रेखा में बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है?
तो सरल रेखा में बना हुआ कोण हमारा होता है 180 डिग्री का। ये कोण हमें ज्ञात करना है, इस कोण का मान हमें पता है। कैसे पता है कि ये सेट स्क्वायर कौन सा है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला। तो इसमें क्या है, एक कोण कौन सा होगा 30, 60 और 90 में, तो ये कितने डिग्री का कोण है, ये हमारा है 60 डिग्री का। ये कोण 90 डिग्री का, तो ये कोण कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री का। अब हमें पता है कि सरल रेखा में बने हुए कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। अब उसमें से 30 डिग्री हमें पता चल गया, बाकी का हम निकाल लेंगे। बचे हुए भाग का ही पूछा हुआ है इसने, इसी भाग का पूछा हुआ है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, इस भाग का मान पूछा हुआ है, इसी का ही पूछा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो अब इस भाग का मान हम ज्ञात करेंगे, तो ये 30 डिग्री जो दिया हुआ है, ये 180 में से हम क्या करेंगे 30 डिग्री निकाल देंगे। तो अब 180 में से 30 डिग्री हमने क्या किया, निकाल दिया, तो कितना बच गया 150 डिग्री। तो इस ए का मान कितना आ गया हमारा 150 डिग्री। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है सेट स्क्वायर का प्रयोग विभिन्न कोण बनाने हेतु किया जाता है। सेट स्क्वायर का प्रयोग अलग अलग कोण बनाने के लिए किया जाता है। एक 45 डिग्री सेट स्क्वायर से बनाए गए कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। अब ये कौन सा है, 45 डिग्री वाला हमारा सेट स्क्वायर है। अब इसमें क्या है, इस कोण का मान पूछा हुआ है हमें। ये पहले कौन सा था, 30, 60 और 90 वाला था। इसमें क्या, इसे ए का मान पूछा हुआ था। अब इसका मान निकालना है हमें। तो हमें क्या पता है कि इसका मान कितना है 90 डिग्री, इसका मान 45 डिग्री और इसका मान, इसका भी 45 डिग्री है। नीचे क्या है, सरल रेखा में बना हुआ कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। अब ये क्या है 45 डिग्री का तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अब बाकी बचा हुआ है वो 180 में से अगर हम 45 डिग्री घटा देंगे तो हमारा बचे हुए भाग का मान आ जाएगा। तो अब इसमें से क्या किया हमने 45 डिग्री घटा दिया, तो 180 में से 45 डिग्री एक घटाएंगे तो कितना आएगा 135 डिग्री। अब ये कौन से कोण का मान आ गया 135 डिग्री, जो हमारा ए वाला कोण था। ए वाला कौन सा कोण था, तो ए वाला कोण था हमारा ये कोण। इसका मान हमारा कितना आ गया 135 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है निम्न में से किसे छोड़कर बाकी सभी सीधी रेखाएं खींचने हेतु टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर है वो प्रयोग किया जाता है, लेकिन कौन किसे छोड़कर, यानी कि इनमें से जो रेखाएं दी हुई है इनमें से किसे छोड़कर हम बाकी सभी लाइन है वो सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर के साथ प्रयोग करते हैं। तो खड़ी रेखाएं खींचने के लिए, अनंत रेखाएं खींचने के लिए, क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए और लंबवत रेखाएं खींचने के लिए। तो कौन सी रेखाएं खींचने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं अनंत रेखाएं खींचने के लिए विदाउट सेट स्क्वायर के हम क्या खींच लेते हैं इसको। ठीक है, और बाकी सभी है वो टी स्क्वायर के साथ में हम क्या सेट स्क्वायर का प्रयोग है वो किया कर सकते हैं या किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें 19 नंबर सभी को एक साथ ही लेकर चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा फ्रेंच क्रव है। अब इसमें से क्या 4 फिगर दिए हुए, हमें इनमें से फ्रेंच क्रव पूछा है। तो फर्स्ट हमारा कौन सा है, सेट स्क्वायर है। सेकंड कौन सा है, तो स्केल है। अब थर्ड कौन सा है, तो ये हमारा क्या है फ्रेंच क्रव है, बिकॉज ये हमारा नेक्स्ट क्या है, ये प्रोटेक्टर है हमारा चांदा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा हुआ है फ्रेंच क्रव पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें 19 नंबर का सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर, दिए गए ड्राइंग उपकरण निम्न में से किस उपकरण को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या हमें 2 उपकरण दिए गए हैं, ये किसे प्रदर्शित करता है, तो ये किसको दर्शाते हैं, यानी कि ये कौन से टूल है हमारे। तो इसमें नीचे दिया हुआ है कि ये प्रोटेक्टर है, चांदा है, या फिर ये मिनी ड्राफ्टर है, या ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है, या फिर स्केल है। तो डियर फ्रेंड ये हमारा क्या है, हमने क्या पीछे लेसन में पढ़ा था
कि इस टाइप के जो बने होते हैं इनकी क्या है फिक्स साइज होती है, ड्राइंग शीट पे रखा और इनको क्या है बना दिया ऐसे, तो इसमें क्या ज़्यादा टाइम हमारा क्या है वेस्ट नहीं होता है किसी भी टाइप का अगर हमें बनाना होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्या बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो वो होते हैं हमारे ड्राफ्टिंग टेम्पलेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 15 नंबर देख लेते हैं। सेट स्क्वायर का टी स्क्वायर की सहायता से सीधी रेखा बनाने के अतिरिक्त किसमें प्रयोग होता है। सीधी रेखाएं बनाने के अलावा कहाँ पर प्रयोग करते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं के लिए, क्षैतिज रेखाओं के लिए, तिरछी रेखाओं के लिए और वक्र रेखाओं के लिए। तो किस टाइप की रेखाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सेट स्क्वायर के साथ में इसका प्रयोग है वो क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है हमारा 16 नंबर, और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है दो सेट स्क्वायर के द्वारा कई कोण बना सकते हैं, दी गई आकृति में ए का मान क्या होगा जब दोनों सेट स्क्वायर द्वारा 45 डिग्री और 60 और 30 डिग्री का हो। यानी कि दोनों इनका कोण कितना दे रखा है कि इसका कोण है वो 45 डिग्री दे रखा है और दूसरे का 30 और 60 वाला दोनों सेट स्क्वायर लगा रखे हैं। तो अब इसमें क्या हमें कोण ज्ञात करने हैं। अब इसमें तो बिल्कुल ही सरल सामने दिख रहा है कि इसने क्या 90 डिग्री हमें दिखा रखा है। एक यहाँ पे दिखा रखा है कि ये कोण 90 डिग्री है, दूसरा ये दिखा रहा है कि ये कोण है ये भी 90 डिग्री है। तो इन दोनों कोणों का मान हमें पता चल गया, इसका 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री। अब चार कोण और बच गए, तो ये नीचे वाला हमारा कौन सा है 45 डिग्री वाला है, तो ये 90 डिग्री का है। अब दोनों कोणों का मान हमें पता है कि 45 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है ये 90 डिग्री का कोण है, सॉरी इसमें गलत दिया हुआ है थोड़ा, 90 डिग्री का कोण ये होगा इसमें। ठीक है, तो ये क्या है इसमें 90 डिग्री का कोण ये है, ये हमारा कौन सा है 60 डिग्री का कोण है ये। ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण है और ये कौन सा है, ये है इसमें 30 डिग्री का कोण। अब हमें पता होता है कि सरल रेखा पर बने हुए कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इस कोण का मान कितना है 45 डिग्री और इसका मान कितना है 30 डिग्री, तो 45 डिग्री और 30 डिग्री को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री। अब इन दोनों कोणों का मान कितना आ गया, यानी कि ये जो कोण बन रहा है ये जो कोण, इसका मान कितना आ गया हमारा, इसका मान आ गया हमारा 75 डिग्री। अब बाकी कौन सा कोण बच गया, ये कोण बच गया ना बाकी, तो इसका मान हमें क्या ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम 180 डिग्री में से इसको 75 डिग्री को घटा देंगे, तो घटा देंगे तो इस कोण का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो अब क्या किया हमने 180 डिग्री में से 75 डिग्री को हमने निकाल दिया, तो इसका मान कितना हो गया 105 डिग्री आ गया। तो इस कोण का मान कितना आ गया हमारा, इस कोण का मान हो गया 105 डिग्री और इधर जो ये कोण बने हुए थे इनका मान कितना हो गया 75 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं एक बार इरेज करके दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, सही समझ आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है ए का मान हमें पूछा हुआ था। ठीक है, इसका मान पूछा हुआ था हमें। अब इन दोनों कोणों का मान हमने निकाल लिया, कैसे, ये 45 डिग्री ये 30 डिग्री, तो दोनों को जोड़ दिया हमने, तो कितना आया था हमारा 75 डिग्री हो गया ये। अब इस सरल रेखा पर बना हुआ कोण कितना है 180 डिग्री का, इन दोनों कोणों का मान कितना हो गया 75 डिग्री, 180 में से 75 निकाल दिए तो कितना बच गया हमारा 105 डिग्री बच गया। ये 105 डिग्री कौन सा कोण आ गया, ये कोण आ गया, इसका मान कितना हो गया हमारा 105 डिग्री हो गया। तो ये सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं उस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपके डाउट है वो सॉल्यूशन कर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर। तो इसमें दिया गया है नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित उपकरण को पहचानिए। ये जो हमें उपकरण दिया गया है इसको क्या कहते हैं, तो ये ड्राफ्टिंग मशीन है, मिनी ड्राफ्टर है, टी स्क्वायर है या फिर ड्राफ्टिंग बोर्ड है। तो ये क्या है, तो ये
जो हमने पीछे पढ़ा था, एक ड्राफ्टिंग मशीन भी था और एक मिनी ड्राफ्टर भी था। तो ये कौन सा है हमारा, ये है हमारा ड्राफ्टिंग मशीन। ठीक है, बिकॉज ये हमें नीचे से ही सामने दिख रहा है, क्योंकि अगर मिनी ड्राफ्टर होता तो वो इतना इतना से ही होता हमारा, और ये क्या है पूरा दिया हुआ है इतना बड़ा, क्योंकि वो स्टैंड पर तो ठीक है उसको यूज करते हैं हम रख कर बोर्ड के ऊपर, लेकिन क्या ये नीचे जो मशीन लगी हुई है वो दिखाई नहीं देती है। तो ये कौन सा है, ड्राफ्टिंग मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर। इसमें दिया हुआ है मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब मिनी ड्राफ्टर है वो किन किन की पूर्ति करता है, तो इसमें से किस उपकरण के अतिरिक्त, यानी कि जिसकी पूर्ति वो नहीं करता है, जिसका काम हम मिनी ड्राफ्टर से नहीं कर सकते हैं, वो कौन सा है, मापनी के, सेट स्क्वायर के, प्रोटेक्टर के, या फिर कंपास के। तो कौन सा है हमारा, इसमें से हमारा दिया हुआ है कि हम मापनी का भी काम कर सकते हैं, सेट स्क्वायर का भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टर का भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हम कंपास का काम है उससे नहीं कर सकते, यानी कि एक सरल रेखा को क्या अलग अलग भागों में डिवाइड है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है वो है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर में क्या बोल रहा है, नीचे उपकरण का नाम पूछा गया है, तो इसका नाम तो सभी जानते हैं, क्या ये प्रोटेक्टर या चांदा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें आगे 18 नंबर में क्या दिया हुआ है। तो 18 नंबर में दिया हुआ है प्रोटेक्टर का प्रयोग नापने में होता है। प्रोटेक्टर का प्रयोग क्या है, डिग्री नापने के लिए या फिर रेडियन नापने के लिए, सॉरी रेडियन में कोण मापने के लिए, डिग्री में कोण मापने के लिए, और मिनट में कोण मापने के लिए, या फिर रेखीय नाप के लिए। तो प्रोटेक्टर का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है वो डिग्री में कोण है वो मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो प्रोटेक्टर के ऊपर जो माप जो दी होती है, जो लाइनें जो खींची होती है, वो एक एक डिग्री के कोण पर बनी हुई होती है। मिनिमम क्या हम 1 डिग्री का माप उससे ले सकते हैं, इससे कम की माप हम नहीं ले सकते हैं, यानी कि रेडियन या मिनट में या फिर हम सेकंड में उससे नहीं माप सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिग्री का जो माप है वो बना हुआ होता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है 23 नंबर। इसमें दिया हुआ है मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती है। तो मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं वो किस कोण पर होती है, 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, या फिर 270 पर। तो मिनी ड्राफ्टर का हमें नॉर्मली पता है कि 90 डिग्री के कोण पर क्या होती है, उसकी दोनों भुजाएं हैं वो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मिनी ड्राफ्टर को निम्न में से किसकी सहायता से विभिन्न कोणों पर सेट किया जा सकता है। अब मिनी ड्राफ्टर को विभिन्न कोणों पर सेट हम किससे कर सकते हैं, पिवट प्लेट और लॉकिंग नॉब के द्वारा। तो इन दोनों का यूज करके क्या हम विभिन्न कोणों पर सेट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा सी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर। तो इसमें क्या दिया हुआ है 25 नंबर में, इसमें दिया हुआ है निम्न में से किस उपकरण को बड़े वृत्त तथा चाप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बड़े वृत्त और चाप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या हमें फिगर दिए हुए हैं ए बी सी और डी में। अब इनमें से हमें क्या देखकर बताना है कि इनके नाम तो हमें दिए हुए नहीं है, फिगर दिए हुए हैं ओनली, हमें इसमें देखकर बताना है कि किससे हमें वो बड़े वो चाप और वृत्त वगैरह लगा सकते हैं। तो पीछे जब हमने लेसन में जो पढ़े थे तो उसमें क्या हमने अलग अलग इसको देखा था। तो अगर आपको फिगर याद है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें कि इससे हम किससे है वो बड़े वृत्त और चाप वो लगा सकते हैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 32 नंबर। निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। अब आपको पेंसिल के भी ग्रेड बताए थे, 2 ग्रेड, हार्ड और सॉफ्ट ग्रेड। तो अब क्या ये मुलायम ग्रेड की पेंसिल पूछ रहा है। तो मुलायम ग्रेड की कौन सी पेंसिल होती है, 2B, 1B,
HB और H। तो सबसे सॉफ्ट कौन सी है इसमें से? तो जैसे जैसे हमारा क्या है नंबर बढ़ता जाएगा तो हमारी सॉफ्टनेस या हार्डनेस की ग्रेड है वो बढ़ती जाएगी। तो 2B हमारी क्या है सबसे सॉफ्ट पेंसिल हो जाएगी। इसमें से भी आपको पेंसिल के 1 से 2 क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है 33 नंबर। पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध होते हैं जिसमें उपयुक्त प्रकार की पेंसिल का विशिष्ट कार्य के लिए चयन किया जाता है। अक्षरांकन के लिए पेंसिल का उपयुक्त प्रकार कौन सा होता है? अक्षरांकन के लिए हम कौन सी पेंसिल है वो चूज करते हैं? तो HB करते हैं, H करते हैं, 3H करते हैं या फिर 4H करते हैं। तो कौन सी पेंसिल है वो हम अक्षरांकन के लिए सबसे ज़्यादा यूज करते हैं? ये भी हमने क्या पीछे पढ़ा था कि कौन सी पेंसिल कहाँ पर यूज करते हैं, कौन सी पेंसिल है वो कहाँ पर हम यूज करते हैं। तो अक्षरांकन के लिए जो हम यूज करते हैं वो 3H पेंसिल को ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? C आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, C आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक कौन से होते हैं? पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक है वो कौन से होते हैं? ग्रेफाइट और कले होते हैं, लेड और ग्रेफाइट होती है, कले व लेड होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है इनमें से? इनमें से हमारा होता है वो ग्रेफाइट और कले होता है वो पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक होता है, यानी कि मिश्रण होता है। नेक्स्ट है 35 नंबर। अभियांत्रिकी रेखा चित्र में लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल के कई प्रकार होते हैं। निम्न में से किस पेंसिल की लेड है वो सबसे कठोर होती है? यानी कि हार्ड ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड आपको बताया था, तो इसमें से हार्ड ग्रेड यानी कि किसकी कठोरता सबसे अधिक होती है? HB की, 2H की, 3H की या फिर 9H की? तो आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा हार्डनेस या सॉफ्टनेस की ग्रेड है वो बढ़ती जाएगी। तो सबसे हार्ड कौन सा है इसमें से? तो सबसे हार्ड है हमारा 9H। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, ये भी पेंसिल से संबंधित है। तो इसमें क्या दिया हुआ है 36 नंबर में, निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड की है? ये क्वेश्चन फिर से घूम कर आया दोबारा, मुलायम ग्रेड की कौन सी पेंसिल है? तो इसका आंसर है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट छोड़िए। अगर आपको नहीं मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर है वो ज़रूर दूंगा। तब तक आप इसको देखिए, सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िए कि कौन सी पेंसिल है वो मुलायम ग्रेड की है इनमें से। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप न्यू यूज़र हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है या अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टा और टेलीग्राम के लिंक भी दिए हुए हैं, तो आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।